वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ठीक से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि आज काफ़ी दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो गई है। एक्चुअली आई वाज नॉट फीलिंग वेल। आप देख भी सकते हैं कि सुन भी सकते हैं कि मेरा गला इतना भी ठीक नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं। इंशाल्लाह थोड़ी सी बात करेंगे। जो टॉपिक आपके सामने है, जो आपकी स्क्रीन पर है, इट इज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर। देखिए, मेरी बात आप सुने। एक्चुअली जो वाटर का एक पार्ट है, वाटर मॉलिक्यूल में उसकी शेप कैसी होती है, इसकी क्या होती है हाइब्रिडाइजेशन, और इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। यूजुअली फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ की बात है, वो बॉन्डिंग में यूजुअली हम करते हैं। एंड आई एम होपफुल कि सर ने आपको वहाँ पर पढ़ाया होगा रिगार्डिंग द शेप ऑफ वाटर, और वहाँ पर इवन आपने हाइड्रोजन बॉन्डिंग की भी बात की होगी, जो बॉन्डिंग का इशू है। यहाँ पर जो हमारा जो डिस्कशन होगा वो सिर्फ इस बात पर होगा कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर जो हैं, स्पेशली केमिकल प्रॉपर्टीज़, उनकी हम बात करेंगे, क्योंकि बॉन्डिंग में हम उन पर बात नहीं करते। बॉन्डिंग में हम बात करते हैं जो वाटर होता है उसकी शेप पर, जो आइस है उसके अंदर कितने हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं, जो लिक्विड वाटर हैं उसके अंदर कितने बॉन्ड्स बनते हैं, वो 4 डिग्री का मामला जो है, डेंसिटी ऑफ वाटर कहाँ पर ज़्यादा है, वो बॉन्डिंग में होता है। यहाँ पर बात सिर्फ होगी ऑन द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर। ठीक है, तो चलिए अपनी बात को थोड़ा हम आगे लेते हैं। जो पहली केमिकल प्रॉपर्टी हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो ज़रा आप देखिए। केमिकल प्रॉपर्टीज़, इस पर बात होगी। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ कोई मसला नहीं है, वो आप आराम से कर सकते हैं। मैं शीट डालूंगा भी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ पर, दैट इज़ वेरी इजी। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में जो हमें पहली केमिकल प्रॉपर्टी आपको बोलनी है वो आप याद रखिए। जो वाटर है, वाटर इज़ न्यूट्रल। वाटर इज़ न्यूट्रल। वाटर न्यूट्रल होता है, और वाटर का पीएच जो होता है वो नॉर्मली होता है 7 के बराबर। और आगे हम पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम में जब पीएच 7 होता है तो चीज़ न्यूट्रल होती है। और वाटर जो होता है इन न्यूट्रल हालत में भी ये थोड़ा सा होता है डिसोसिएट, और बनता है H पॉजिटिव और बनता है OH नेगेटिव। H पॉजिटिव बनता है और बनता है OH नेगेटिव। लेकिन न्यूट्रल वाटर में जितना ही H पॉजिटिव होता है उतना ही OH नेगेटिव होता है। अगर हम कंसंट्रेशन की बात करेंगे, लॉन्ग ब्रैकेट का मतलब है कंसंट्रेशन, और ये देखी गई है, ये तकरीबन होती है 10⁻⁻7 एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। बाकी बातें इसकी इंशाल्लाह होगी इक्विलिब्रियम में। तो पहली बात जो आप सुनेंगे, जो वाटर होता है इट इज़ न्यूट्रल, इसका pH 7 होता है, ये थोड़ा सा डिसोसिएट भी होता है, H पॉजिटिव में होता है, OH नेगेटिव में होता है, और कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव वो बराबर होती हैं कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव, और ये बराबर होता है 10⁻⁻7। लेकिन होता कब है? एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ये पहली केमिकल प्रॉपर्टी आपको जहन में रखनी है। तो दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी बड़ी अहम है। आपने एक वर्ड सुना होगा, जिस वर्ड को हम बोलते हैं एम्फोटेरिक। इस वर्ड को हम बोलते हैं एम्फोटेरिक। इस वर्ड पर पूरी जो बहस होगी वो होगी इक्विलिब्रियम में। तो एम्फोटेरिक वर्ड जो है नॉर्मली वो सबस्टेंस जिसमें दोनों एबिलिटीज़ होंगी, वो एसिड के साथ भी रिएक्ट करेंगी और बेस के साथ भी रिएक्ट करेंगी। यानी जिसमें एसिडिक नेचर भी होगा और बेसिक नेचर भी होगा, उसको हम बोलते हैं एम्फोटेरिक। और वाटर इसमें मैं बोलूँगा आपको एक ख़ास इसकी एक नुमाया हैसियत है, ये भी बिहेव करता है एम्फोटेरिक। ये मिलता है एसिड के साथ भी, ये मिलता है बेस के साथ भी। देखिए इसके एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर दे दूँगा। अगर वाटर होगा, वाटर को मैं डालूँगा HCl, तो वाटर क्या करेगा? एक्ट करेगा एसिड, वाटर से निकलेगा इससे निकलेगा H पॉजिटिव, वाटर ले लेगा तो वाटर बनेगा H3O पॉजिटिव, और यहाँ बचेगा
Cl नेगेटिव। तो यहाँ से यहाँ चला गया H पॉजिटिव। तो H पॉजिटिव किसने दिया? वो दिया HCl ने। तो आगे हम पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम में, जो H पॉजिटिव देगा वो एसिड कहलाता है, जो H पॉजिटिव लेगा वो बेस कहलाता है। तो किसने दिया H पॉजिटिव? HCl। H पॉजिटिव HCl ने। किसने लिया? वाटर ने। तो यहाँ पर वाटर एक्ट करता है एज अ बेस और HCl एक्ट करता है एज एसिड। तो अगर इसके बरक्स आप देखेंगे, हम यही वाटर लेंगे, इसको हम ऐड करेंगे अमोनिया, तो सर क्या होगा? यहाँ उल्टा होगा, वाटर ही H पॉजिटिव दे देगा अमोनिया को, तो यहाँ बनेगा OH नेगेटिव, वाटर जब छोड़ेगा H पॉजिटिव, और यहाँ बनेगा NH4 पॉजिटिव। ये हो गया अमोनियम आयन। तो वाटर ही यहाँ पर एक्ट करेगा एसिड और अमोनिया एक्ट करेगी एज अ बेस। तो इस तरह से आपने देख लिया वाटर में ये दोनों एबिलिटीज़ हैं, ये एसिड भी एक्ट करता है, ये बेस भी एक्ट करता है। एसिड के सामने ये बेस बनता है और बेस के सामने ये एसिड बनता है। इस पर और बहस तो इक्विलिब्रियम में होगी, लेकिन यहाँ पर इतना तो क्लियर हो गया कि वाटर का जो नेचर है इट इज़ एम्फोटेरिक इन नेचर। ठीक है। उसके बाद जो तीसरी केमिकल प्रॉपर्टी आएगी वो होगी रिएक्शन विद मेटल्स। तो वाटर जो है मेटल्स के साथ इसकी रिएक्शन का जो तरीका है वो कैसा है? देखिए, जो हमारे पास मेटल्स है वो दो किस्म के आपको मिलेंगे। एक तो काफ़ी रिएक्टिव होते हैं, जिसमें अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आते हैं। देखते हैं पहले उनके साथ वाटर क्या करेगा। उसके बाद जो उनसे कम रिएक्टिव है, मतलब जो आपको मिलेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, उनके साथ वाटर क्या करेगा। देखिए, जो पहले अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, एग्जाम्पल मैं लूँगा ट्वाइस Na प्लस 3 टाइम्स वाटर। सोडियम को मैंने ले लिया, वाटर के साथ डाल दिया, तो आपको मिलेगा ट्वाइस NaOH, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा। साथ में आपको मिलेगा हाइड्रोजन गैस और साथ में आपको मिलेगी हीट, बिकॉज दिस रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक। अगर अल्कलाइन अर्थ मेटल होगा उसके साथ क्या होगा? ट्वाइस वाटर ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और प्लस आपको मिलेगा हाइड्रोजन और प्लस आपको मिलेगी हीट। तो यही पर आपको समझ आएगा कि जब वाटर रिएक्ट करेगा विद अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, तो वहाँ पर क्या होगा? वहाँ हाइड्रोजन गैस की लिबरेशन होगी, रिएक्शन विल बी हाईली एक्सोथर्मिक। और वहाँ पर केयर करना पड़ता है क्योंकि वहाँ पर हाइड्रोजन गैस बनता है, इट इज़ हाईली कंबस्टेबल। इसलिए यूजुअली हम क्या करते हैं कि ऐसे मेटल्स को हम वाटर के कांटेक्ट में नहीं रखते हैं। अगर इनको वाटर के कांटेक्ट में हम रखेंगे तो हाइड्रोजन गैस बनने की पॉसिबिलिटी है और वहाँ पर आग लगने की भी पॉसिबिलिटी है। इसलिए लैब में आपने देखा होगा जो सोडियम होता है उसको हम रखते हैं अंडर केरोसिन, इसको हम रखते हैं अंडर केरोसिन। दूसरी बात ये भी है कि अगर वाटर के साथ इनका रिएक्शन होगा, काफ़ी एक्सप्लोजिव रिएक्शन होगी वाटर के साथ, और वहाँ पर एक धमाका होने की पॉसिबिलिटी भी है, जिस तरह लैब्स में हुआ करता है इन केस ऑफ सोडियम। इसलिए सच metals are kept away from water and they are kept under kerosene, mostly sodium, ताकि न हाइड्रोजन बने, न आग लगने का खतरा हो, न कोई धमाका वमाका होने की पॉसिबिलिटी हो। ठीक है। तो ये मामला है उन मेटल्स का जो काफ़ी रिएक्टिव होते हैं। जो बाकी मेटल्स होते हैं, मतलब जिंक है, आयरन है, मैग्नीशियम है, उनके साथ क्या होता है? कहते हैं कि वाटर जो है उसको वो डिकम्पोज करते हैं। देखिए, अगर मैं जिंक ले लूँगा, इसके साथ मैं डालूँगा वाटर, स्टीम, यानी कि स्टीम की सूरत में अगर हम वाटर को डालेंगे जिंक की सरफेस पर, तो वहाँ बनेगा जिंक ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा, तो वाटर ब्रेक डाउन हो गया और हाइड्रोजन इसका बन गया। ठीक है। इसी तरह से अगर हमारे पास आयरन होगा, उसको हम डालेंगे, स्टीम पास करेंगे उसके ऊपर, तो वहाँ पर भी आप देखेंगे आपको मिलेगा Fe3O4 और आपको मिलेगा 4 टाइम्स हाइड्रोजन। लेकिन ये रिएक्शन जो है
इनमें भी हाइड्रोजन बनता है, लेकिन दे आर नॉट सो मतलब एक्सोथर्मिक, जिस तरह ऊपर आपने देख लिया। इस तरह मैग्नीशियम के साथ भी अगर आप देखेंगे तो वहाँ डालेंगे आप वाटर, तो आपको मिलेगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, वो तो आप देख ही रहे हैं, साथ में आपको मिलेगा हाइड्रोजन। तो इनमें सिर्फ यही होता है कि वाटर की ब्रेक डाउन होती है विद दीज metals, लेकिन द रिएक्शन इज नॉट एज एक्सोथर्मिक एज यू हैव सीन इन केस ऑफ अल्कली मेटल्स एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक है। कुछ और मेटल्स भी हैं जिनमें अगर आप देखेंगे गोल्ड है, उनमें सिल्वर है, उनमें प्लेटिनम है, उनमें मरकरी है। तो इनका आप देखिए ये वाटर को बिल्कुल डिकम्पोज नहीं करते। अगर ये रेड हॉट भी होंगे दे डोंट डिकम्पोज वाटर, ये वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते और उसको तोड़ते भी नहीं हैं। ये गोल्ड की बात है, सिल्वर की बात है, प्लेटिनम की बात है और मरकरी की बात है। ये वाटर को तोड़ते नहीं है, अगर ये रेड हॉट भी होंगे। इस तरह से दिस वाज द रिएक्शन ऑफ वाटर विद द मेटल्स। लाइकवाइज जो वाटर है वो रिएक्शन करता है विद नॉन मेटल्स भी, विद नॉन मेटल्स भी। तो बहुत सारी रिएक्शंस आपको मिलेंगी नॉन मेटल के साथ। ज़रा उनको हम देखिए वन बाई वन करके। देखिए जी, पहले हम नॉन मेटल्स में लेंगे फ्लोरीन को। जो फ्लोरीन है आप जानते हैं सुपर हैलोजन है विद हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो वो रिएक्ट करता है कोल्ड वाटर के साथ। तो इस तरह से अगर हम फ्लोरीन को लेंगे, इसको डालेंगे वाटर, कोल्ड वाटर भी, तो ये बनाता है ट्वाइस H2F2, ट्वाइस H2F2। साथ में आपको मिलेगा दिस ऑक्सीजन, लेकिन इन दिस ऑक्सीजन आपको मिलेंगे ओजोन के ट्रेसेस, ओजोन के ट्रेसेस, इसलिए इसको हम बोलते हैं ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन, ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन। तो इस तरह से अगर फ्लोरीन रिएक्ट करेगा मतलब वाटर के साथ, कोल्ड वाटर के साथ अगर आप इसको रिएक्ट करवाएंगे, आपको मिलेगा डाइहाइड्रोजन डाइफ्लोराइड, लेकिन साथ में आपको मिलेगा ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन। अगर क्लोरीन की बात हम करेंगे तो वो भी मिलता है कोल्ड वाटर के साथ क्लोरीन, और आपको मिलते हैं दो किस्म के कंपाउंड्स। एक तो आपको मिलेगा HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और दूसरा आपको मिलेगा HOCl, ये भी आपको मिलेगा। लेकिन ये बात कोल्ड वाटर के साथ अगर आप इसको रिएक्ट करवाएंगे, तो मैं यहाँ पर डार्कनेस भी दिखाऊंगा। डार्कनेस में दिस रिएक्शन कैन टेक प्लेस, लेकिन आपको मिलेगा HCl, आपको मिलेगा HOCl। लेकिन अगर आप यही रिएक्शन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यही रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो रिजल्ट डिफरेंट होंगे। अगर सनलाइट में यहाँ पर लिखूँगा H न्यू, लाइट की सूरत में आपको मिलेगा HCl, तो मिलेगा ही मिलेगा आपको, लेकिन साथ में आपको मिलेगा ऑक्सीजन। तो ये आपको जहन में रखना है कि प्रोडक्ट्स चेंज होंगे। अगर डार्कनेस में करेंगे तो HCl और आपको मिलेगा HOCl। अगर आप इसी को लाइट में करेंगे तो आपको मिलेगा क्लोरीन के साथ अगर वाटर करेगा रिएक्ट, आपको मिलेगा HCl, लेकिन साथ में आपको मिलेगा ऑक्सीजन। इसी तरह से अगर हम कार्बन की बात करेंगे, जब स्टीम को आप पास करेंगे, स्टीम तो वाटर ही है, उसको आप पास करेंगे रेड हॉट कोक, ये कार्बन रहा कोक, अगर इसके ऊपर स्टीम पास करेंगे आप रेड हॉट स्टीम, तो आप देखिए प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपको मिलेगा। इससे पहले हम बात कर चुके हैं CO प्लस H2, ये मिक्सचर आपको मिलेगा जो मैंने आपको दिखाया था ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन। तो इसको हम बोलते हैं वाटर गैस, इसको हम बोलते हैं वाटर गैस, और इसी को हम बोलते हैं सिन गैस भी। इसको बोलते हैं वाटर गैस, इसको बोलते हैं सिन गैस, और इसी को हम बोलते हैं प्रोड्यूसर गैस भी। फिर आपको वहाँ पर याद होगा, फिर हमने इन दोनों को अलग किया था डिपेंडिंग अपॉन देयर, मतलब जो हमने दोनों को लिक्विफाई किया था, पहले एक हो गया था, फिर दूसरा हो गया था, फिर हमने हाइड्रोजन को अलग किया था। इस तरह से दिस इज़ द रिएक्शन ऑफ मतलब दिस वाटर विद नॉन मेटल्स।
तो उसमें फ्लोरीन भी आ गया, उसमें क्लोरीन भी आ गया, उसमें कार्बन भी आ गया। कुछ और रिएक्शंस भी हैं, उन पर भी हम बात करेंगे, आप बने रहे इसके साथ। देखिए, रिएक्शन जो होगी वो मेटल ऑक्साइड्स के साथ होंगी, और अगर मेटल ऑक्साइड्स अगर वो बेसिक होंगे तो क्या होगा। सपोज मेरे पास सोडियम का ऑक्साइड है, इट इज़ बेसिक, आप जानते हैं। अगर वाटर के साथ इसका मिलन होगा तो आपको मिलेगा ट्वाइस NaOH, और ऑब्वियसली यहाँ अल्कली की फॉर्मेशन होगी। इसका मतलब विद बेसिक ऑक्साइड्स वाटर फार्मस अल्कलीज। तो इस तरह से अगर कैल्शियम ऑक्साइड होगा, अगर इसको डालेंगे पानी में तो आपको मिलेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये भी अल्कली है, ये भी बेसिक है। तो इस तरह से हम ये समझ गए कि जब वाटर मिलेगा विद बेसिक ऑक्साइड्स तो वहाँ पर अल्कलीज का भी मसला होगा। इस तरह हम करेंगे एक और रिएक्शन। वो रिएक्शन जो है वो काफ़ी लंबी है, रिएक्शन विद हाइड्राइड्स। रिएक्शन विद हाइड्राइड्स ओब्लिक कार्बाइड्स ओब्लिक नाइट्राइड्स ओब्लिक फास्फाइड्स। इसको आप गौर से सुनिए। ये रिएक्शन है जिसमें वाटर मिलेगा हाइड्राइड्स के साथ, वाटर मिलेगा कार्बाइड्स के साथ, वाटर मिलेगा नाइट्राइड्स के साथ, और वाटर मिलेगा फास्फाइड्स के साथ। लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल गो विद द कार्बाइड। दिस इज कैल्शियम हाइड्राइड। जब ये मिलेगा वाटर के साथ तो उसका प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस आपको मिलेगा हाइड्रोजन गैस। इसी तरह से अगर कैल्शियम कार्बाइड होगा, अगर वो मिलेगा पानी के साथ तो रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट होगा फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, आपको मिलेगा C2H2। दिस इज द स्टाइलिन गैस, दिस इज द स्टाइलिन गैस। इसी तरह से अगर एक और हम करेंगे मैग्नीशियम नाइट्राइड Mg3N2 मैग्नीशियम नाइट्राइड। अगर ये मिलेगा पानी के साथ तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा आपको, आपको मिलेगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और आपको मिलेगा अमोनिया गैस की सूरत में। इसी तरह से अगर फास्फाइड होगा कैल्शियम फास्फाइड, अगर वो मिलेगा 6 टाइम्स वाटर के साथ तो आपको मिलेगा 3 टाइम्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और प्लस मिलेगा आपको एक गैस, इसको बोलते हैं PH3, इट इज़ कॉल्ड फास्फीन। अमोनिया का बाई जैसा है, वो NH3 है, ये PH3 है, इसको बोलते हैं फास्फीन। तो इस तरह से आपने देखा कि वाटर रिएक्टर्स विद हाइड्राइड्स, कैल्शियम हाइड्राइड यहाँ पर आप देख सकते हैं, वाटर रिएक्टर्स विद कार्बाइड्स, कैल्शियम कार्बाइड यहाँ पर है, वाटर रिएक्टर्स विद नाइट्राइड्स, इट रिएक्टर्स विद फास्फाइड्स। ठीक है। इसी तरह से मतलब एक और भी मामला हमारे पास है जो वाटर का एक ख़ास वाटर की रिएक्शन है। यूजुअली जो हमारे पास होते हैं मतलब साल्ट्स ऑफ वीक एसिड्स एंड वीक बेसिस, आगे हम पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम में इसको पूरे डिटेल में। आप फिर सुनिए, साल्ट्स ऑफ वीक एसिड्स एंड वीक बेसिस। तो वाटर क्या करता है उन्हें, उनके साथ वाटर रिएक्ट करता है और वाटर की उनके साथ रिएक्शन होती है, और उस रिएक्शन को हम बोलते हैं हाइड्रोलिसिस। लेकिन गौर से मेरी बात सुनिए, ये उन साल्ट्स को करता है हाइड्रोलिसिस जो वीक एसिड्स के होते हैं और वीक बेसिस के होते हैं। इस पर पूरी डिटेल के साथ डिस्कशन होगा इन केस ऑफ इक्विलिब्रियम। वहाँ टॉपिक ही का नाम है हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट्स। लेकिन कौन से साल्ट्स, साल्ट्स ऑफ वीक एसिड्स, साल्ट्स ऑफ वीक बेसिस। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, I will take this salt CH3COONE। देखिए, अगर इस साल्ट की हम बात करेंगे, ये साल्ट बना है CH3COOH, CH3COH प्लस बना है ये साल्ट NaOH से। गौर से मेरी बात सुनिए, ये दो मिले हैं,
ये वीक एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, इनसे ये साल्ट बना है। तो वो साल्ट जिसमें जो बनता है या तो वीक एसिड से या तो वीक बेस से, या दोनों वीक होंगे, इस तरह से आप समझ लें। यानी कि दोनों स्ट्रांग होने नहीं चाहिए। साल्ट बनता कहाँ से? एसिड और बेस से। स्ट्रांग एसिड स्ट्रांग बेस जो साल्ट होगा उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं। जिस साल्ट में जो उसके दो पेरेंट्स होंगे एसिड बेस, दोनों में एक वीक हो। अब यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर कौन वीक है? इस साल्ट का एसिडिक पार्ट वीक है, बेसिक पार्ट तो स्ट्रांग है। इसको भी हम ले सकते हैं। अगर इसको हम डालेंगे पानी में, इसकी होगी हाइड्रोलिसिस और आपको वापस मिलेगा CH3COH और प्लस आपको मिलेगा Na पॉजिटिव, प्लस आपको मिलेगा OH नेगेटिव। तो मैं फिर बोलता हूँ, साल्ट साफ वीक एसिड्स एंड वीक बेसिस, या दोनों होने चाहिए वीक, एसिड भी और बेस भी, या दोनों में एक वीक होना चाहिए, तब जाके उस साल्ट की होगी हाइड्रोलिसिस और वो साल्ट ब्रेक डाउन होगा उसका पानी में, उसकी होगी हाइड्रोलिसिस। एक और मैं लेता हूँ CH3COO NH4। अगर इसको ज़रा आप देखेंगे, ये बना है CH3COH से, वीक एसिड, और NH4OH से, वीक बेस। जब इसकी हम करेंगे वाटर के साथ रिएक्शन तो क्या होगा? आपको मिलेगा CH3COOH प्लस आपको मिलेगा NH4OH। इस पर पूरी बहस होगी इक्विलिब्रियम में, लेकिन इतना आपको याद रखना है कि कुछ चीज़ों की वाटर के साथ होती हैं हाइड्रोलिसिस, मोस्टली साल्ट्स, लेकिन वो साल्ट्स बने किसके होने चाहिए? वीक एसिड या वीक बेस के। इसी तरह से बहुत सारे और एग्जाम्पल इसमें हैं, लेकिन इनका डिटेल में मामला वहीं पर होगा। सच रिएक्शंस जिनमें ये होगी, इनको हम बोलते हैं हाइड्रोलिसिस। एक और भी चीज़ हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे वाटर के लिए, वो भी बड़ी अहम है, वो है डिकम्पोजिशन। वो है डिकम्पोजिशन। यूजुअली आप जानते हैं कि वाटर जो है बहुत स्टेबल कंपाउंड है और काफ़ी हद तक स्टेबल है, लेकिन अगर वाटर को आप क्या करेंगे, इसको आप हीट करेंगे और उसको आप देंगे 486 किलो जूल्स हीट, जो उसको नॉर्मली मिलेगी 2000 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ये तो ये ब्रेक होगा इनटू ट्वाइस H2 और फिर आपको मिलेगा O2 गैस। तो इस तरह से वाटर की ब्रेक डाउन होंगी अगर आप 2000 डिग्री के ऊपर इसको आप हीट करेंगे और वहाँ ये कन्वर्ट होगा इनटू द एलिमेंट्स जिससे ये बना है, यानी कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये भी वाटर की केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आता है। अब जो लास्ट में हम बात करेंगे वो बहुत ही अहम बात है, यानी कि टॉपिक का नाम आएगा, ये भी वाटर की केमिकल रिएक्शन के साथ ही है, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रेट्स। इस पर हम ज़रा बात करेंगे। ये वाटर बनाता है ख़ास किस्म के कंपाउंड जिनको हम बोलते हैं हाइड्रेट्स। देखिए, इस बात को समझने के लिए आप पहले सुने, जो ऊपर हमने रिएक्शन की थी उसका नाम था हाइड्रोलिसिस। ठीक है जी। हाइड्रोलिसिस में आप जानते हैं वहाँ जो साल्ट था उसकी तो ब्रेक डाउन हो गई वाटर के साथ। दैट वेरी रिएक्शन इज कॉल्ड हाइड्रोलिसिस। लेकिन एक और है जो इस वक्त आपके सामने है, हाइड्रेट फॉर्मेशन। कभी कभी क्या होता है कि वाटर किसी के साथ जुड़ता है, किसी चीज़ के साथ जुड़ता है, लेकिन वहाँ कोई ब्रेक डाउन नहीं होती, सिर्फ वाटर जुड़ा रहता है। तो ऐसी रिएक्शन उसको हम बोलते हैं, जब ये मसला, इनको बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रेट्स, यानी किसी चीज़ के साथ वाटर लिंक हो गया लेकिन कोई ब्रेक डाउन नहीं हुई। हाइड्रोलिसिस में आपने देखा वाटर साल्ट के साथ चला गया लेकिन साल्ट ब्रेकअप हो गया, वो ब्रेकअप हो गया, उसका नाम आता है हाइड्रोलिसिस। लेकिन यहाँ पर मसला जो है, यहाँ पर हाइड्रेट का बनना है, यहाँ पर सिर्फ होती है हाइड्रेशन।
हाइड्रेशन में क्या होता है, वाटर सिर्फ लिंक होता है विद द सबस्टेंस। हाइड्रोलिसिस में क्या होता है, वाटर लिंक होने के साथ साथ सबस्टेंस को ब्रेक डाउन करता है। ठीक है, अब मैं इसकी एग्जांपल आपको देता हूँ। आप ज़रा देखिए, अगर मेरे पास होगा CuSO4, ये होगा सॉलिड, या इसको मैं बोलूँगा ज़्यादा अच्छा इसका वर्ड आएगा, ये ड्राई होता है, ड्राई। अगर इसके साथ आप 5 टाइम्स वाटर ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा CuSO4 5 टाइम्स वाटर। अब देखिए आप, तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर यह हुआ कि वाटर आया और वो CuSO4 के साथ लिंक हो गया, लेकिन कोई ब्रेकडाउन नहीं हुई। तो ऐसी प्रोसेस को हम बोलते हैं हाइड्रेशन। अगर वाटर लिंक होगा और ब्रेकडाउन भी होगी, उसको हम बोलते हैं हाइड्रोलिसिस। जब वाटर तोड़ेगा, जब वाटर ब्रेकअप करेगा, उसको बोलते हैं ये। इसी तरह से मेरे पास MgSO4 है, ये भी ड्राई है। अगर इसको मैं डालूँगा 7 टाइम्स वाटर तो आपको मिलेगा MgSO4 7 टाइम्स वाटर। इस वाटर को हम नॉर्मली क्या नाम देते हैं, आपने पढ़ा भी होगा, इस वाटर को हम नॉर्मली नाम देते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ये सिर्फ लिंक होता है कंपाउंड के साथ, लेकिन कंपाउंड की ब्रेकडाउन नहीं होती। और ये जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, इसकी 3 किस्में हैं, 3 टाइप्स। बहुत अहम पॉइंट यहाँ पर है, बी केयरफुल। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज ऑफ 3 टाइप्स। पहला, हालांकि नाम इसका है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, पहला किस्म जो उसका होगा उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट वाटर। कोऑर्डिनेट वाटर, ठीक है जी, कोऑर्डिनेट वाटर। उसका मतलब क्या हुआ, यानी जो तुम्हारे पास है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, अगर ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मेटल के साथ, जो अंदर मेटल है, सपोज यहाँ पर ऊपर कॉपर है, नीचे मैग्नीशियम है, अगर इसके साथ ये वाटर लिंक होगा विद कोऑर्डिनेट बॉन्ड, विद कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो इस वाटर को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेटेड वाटर। ऊपर वाला नाम क्या आएगा, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, मगर लिंक किस बॉन्ड से हुआ, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से। किसके साथ, जो अंदर है सेंट्रल एटम, सेंट्रल मेटल एटम, उसके साथ। इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट वाटर। इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, जैसे ये एग्जांपल आपके पास है CuSO4 5 टाइम्स वाटर। कितने वाटर मॉलिक्यूल्स हैं सर, 5 वाटर मॉलिक्यूल्स। इन 5 वाटर मॉलिक्यूल्स में जो एक वाटर 4 वाटर मॉलिक्यूल्स है, इस तरह से ये इस कॉपर के साथ लिंक है बाय द कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये इसके साथ लिंक है बाय द कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और जो 5वां वाटर मॉलिक्यूल है उसको मैं बाहर रखूँगा, ये आएगा SO4, इसको मैं करूँगा 2 पॉजिटिव, SO4 2 नेगेटिव, और एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर आएगा। ये बेसिकली इस कॉम्प्लेक्स की कहानी है। जो 4 वाटर मॉलिक्यूल्स है वो डायरेक्टली लिंक है किसके साथ, सेंट्रल मेटल एटम के साथ बाय द कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, वाटर जो है उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो सेंट्रल मेटल आयन या एटम को देते हैं, वो एक्सेप्ट करता है। कॉपर यहाँ पर बेसिकली आयन है, Cu2 पॉजिटिव, इसको इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, इसके पास d ऑर्बिटल्स है। वाटर मॉलिक्यूल अपने इलेक्ट्रॉन्स उन d ऑर्बिटल्स में रखते हैं जो कॉपर के पास है। तो एक ने दिया, दूसरे ने एक्सेप्ट किया, इट इज़ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ऐसे वाटर को बोलते हैं कोऑर्डिनेटेड वाटर। इसी तरह से जो मैग्नीशियम का इशू आपके पास है,
इसके अंदर भी इसके लिए कहानी ये है, Mg H2O होल 6 2 पॉजिटिव, SO4 2 नेगेटिव और एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर। तो 6 वाटर मॉलिक्यूल मैग्नीशियम दिस मैग्नीशियम मतलब सल्फेट में, वो बेसिकली 6 लिंक हैं सेंट्रल मैग्नीशियम के साथ एज कोऑर्डिनेटेड वाटर, यानी वो वाटर जो लिंक होगा बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, ये पहला किस्म हो गया वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का। दूसरा उसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर, हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर। अब आप देख सकते हैं यहां पर आपको फिर समझ आएगा, मैं फिर बनाऊंगा यहां पर Cu H2O होल 4 2 पॉजिटिव, SO4 2 नेगेटिव, फिर वाटर। वो वाटर जो लिंक होगा इसी कंपाउंड में, लेकिन वो लिंक होगा इस कंपाउंड में जो एनाइनिक पार्ट है, वो कौन सा है, वो तो ये हो गया सल्फेट। जो वाटर लिंक होगा उसके साथ, एनाइनिक पार्ट के साथ, उस वाटर को बोलते हैं, और लिंक होगा बाय हाइड्रोजन बॉन्ड, लिंक होगा बाय हाइड्रोजन बॉन्ड, तो उस वाटर को बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर। तो इसमें बिल्कुल आपको दिक्कत भी होनी नहीं चाहिए, क्योंकि SO4 2 नेगेटिव में जो शेप बनती है वो ऐसे बनती है। तो यहाँ पर आप देख ही सकते हैं, यहाँ पर 2 नेगेटिव चार्ज हैं, ऑक्सीजन भी हैं। वाटर को अगर आप लेंगे, वाटर में तो आपको ऐसे मिलेगा नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। तो यहाँ लिंक डेवलप होती है बिटवीन द एनाइन एंड द वाटर। तो जिस वाटर का लिंक होगा एनाइनिक पार्ट के साथ थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड, उसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर। लेकिन ऊपर से नाम क्या आएगा, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब जो लास्ट इसका बनेगा उसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल वाटर, इंटरस्टिशियल वाटर, ये इसका नाम आएगा। ठीक है जी। इसके लिए मैं आपको दूंगा एग्जांपल, BaCl2, उसके पास 2 टाइम्स वाटर है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। बेसिकली अगर हम BaCl2 का हम बनाएंगे फ्रेमवर्क, तो ये ऐसे होता है BaCl2। इसके अंदर छोटे छोटे वाइडस होते हैं, उन वाइडस को आप जानते हैं, दे आर कॉल्ड एज इंटरस्टिशियल वाइडस। उन वाइडस के अंदर वाटर बैठता है, और जो वाटर बैठता है उसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल वाटर, और ऊपर से इसका नाम आता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो ऊपर से मैं फिर आपको ये दिखाता हूँ, देखिए इसका मतलब वाटर कभी कभी क्या करता है, वो लिंक होता है किसी कंपाउंड के साथ, लेकिन कंपाउंड की ब्रेकडाउन नहीं होती। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सिर्फ हाइड्रेशन या बोलेंगे सॉल्वेशन। तो वहाँ पर बनते हैं हाइड्रेट्स। जो वाटर लिंक होता है उसको बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, इसकी 3 किस्में हैं। कैसे कि ये कौन सी लिंक डेवलप करेगा, जो अंदर मेटल है उसके साथ लिंक, अगर ये उसके साथ लिंक करेगा बाय द कोऑर्डिनेट बॉन्ड, उसका नाम आएगा कोऑर्डिनेटेड वाटर। तो इस तरह CSO4 में आप देख सकते हैं, वहाँ पर 4 वाटर मॉलिक्यूल्स लिंक होते हैं टू कॉपर, सेंट्रल मेटल आयन ऑफ कॉपर Cu2 पॉजिटिव बाय द कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो अगर वाटर लिंक होगा जो इस कंपाउंड में एनाइन होगा, उसके साथ लिंक होगा बाय हाइड्रोजन बॉन्ड, तो उसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर। तो एक वाटर मॉलिक्यूल वहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डेड है। इसी तरह से अगर आप देखेंगे, अगर वाटर बैठ गया इंटरस्टिशियस में कुछ कंपाउंड उसके, उसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल वाटर।
तो लास्ट में एक बहुत ही अच्छी बात मैं आपको बोलने जा रहा हूँ, और ज़रा आप सुने। तो फेमस कंपाउंड जो हमारे पास है यही CuSO4 5 टाइम्स वाटर। ठीक है, इसको ज़रा आप गौर से देखिए, CuSO4 5 टाइम्स वाटर, इसको गौर से आप देखिए। फिर जब हम इसका बनाएंगे, इसको अगर हम तोड़ेंगे तो बनेगा Cu2 पॉजिटिव, फिर बनेगा SO4 2 नेगेटिव, साथ में 5 वाटर मॉलिक्यूल है। ठीक है जी। अगर हम Cu2 पॉजिटिव का ऐसे रखेंगे, 4 वाटर मॉलिक्यूल्स को यहाँ लाएंगे, या SO4 2 नेगेटिव को यहाँ पर ये कीजिए, 4 वाटर मॉलिक्यूल्स को इनको ऐसे करेंगे। आप ज़रा देखिए, 4 वाटर मॉलिक्यूल्स, एक वाटर मॉलिक्यूल को इसके साथ चिपका देंगे। ठीक है, तो देखिए एक बॉन्ड बनेगा यहाँ पर जो Cu2 पॉजिटिव और इसमें होगा, तो ये बॉन्ड होगा आयनिक। ठीक है, बिकॉज अपोजिट चार्जेस। ये बॉन्ड यहाँ से होगा कोऑर्डिनेट, ये बॉन्ड यहाँ से होगा हाइड्रोजन। वाटर के अंदर तो है ही कोवेलेंट बॉन्ड, तो क्या लगता है आपको, या इवन SO4 के अंदर भी आपको मिलेंगे कोवेलेंट बॉन्ड। इसका मतलब ये वो कंपाउंड है जिसमें आपको सारे किस्म के बॉन्ड्स मिलेंगे। इसके अंदर आयनिक बॉन्ड भी है, इसके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड भी है, इसके अंदर कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी है, इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड भी है। तो कभी कभी पूछते हैं वो लोग आपसे, इनमें से कौन सा कंपाउंड है जिसके अंदर आपको मिलेंगे सारे बॉन्ड्स। तो ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, लेकिन उनमें जो बेस्ट एग्जांपल है वो है कॉपर सल्फेट 5 टाइम्स वाटर की, और इसका जो कॉमन नेम है इसको हम बोलते हैं नीलथोथा। ये इसका कॉमन नेम है, कश्मीरी में इसको बोलते हैं नीलथोथ। ठीक है, और कभी कभी इसको हम क्या करते हैं वो भी आप ज़रा सुने। कॉपर सल्फेट को हम डालते हैं 5 टाइम्स वाटर है ही, प्लस डालते हैं लाइम, तो ये बनता है एक फंजिसाइड, या आप बोलेंगे इंसेक्टिसाइड, फंजिसाइड या इंसेक्टिसाइड। और इसको हम, आपने देखा होगा जो पेड़ होते हैं हमारे सेब के, उनसे हम, पेड़ होता है उसका जो स्टेम होता है, उनसे हम इसका पेंट करते हैं, और उस पेंट में क्या होता है, कॉपर सल्फेट 5 टाइम्स वाटर, नीलथोथा, प्लस होता है लाइम। चून बनान कशर पे पचन कुलन चून 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 होती हैं, तथ में चून तो नीलथोथ, और इसको हम बोलते हैं नॉर्मली दोनों को एक साथ, कॉपर सल्फेट प्लस लाइम, इसको बोलते हैं बॉडियाकस मिक्सचर, बॉडियाकस मिक्सचर। तो आज के लेक्चर में ये बात तो हो गई, तो इंशाल्लाह जो अगला टॉपिक है उसमें बात को और आगे ले जाएंगे। जब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। देखिए, जो अब उसके बाद हमारा टॉपिक है जो हमने भी कंप्लीट किया है पहले, मतलब जिसमें हमने डिस्कस किया था केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर। तो उसके बाद एक और टॉपिक है छोटा सा, वो है हेवी वाटर। देखिए, जो हेवी वाटर हैं, जो उसकी फार्मूला है मैं यहाँ पर लिखूँगा, इट इज़ D2O। जिस तरह ऑर्डिनरी वाटर का होता है H2, ऑर्डिनरी वाटर में होता है प्रोटियम। अगर आप जानते हैं कि हाइड्रोजन के 3 होते हैं आइसोटोप्स, एक को बोलते हैं प्रोटियम, उसको हम दिखाते हैं H से, दूसरे को बोलते हैं ड्यूटेरियम, और लास्ट वाले को बोलते हैं ट्राइशियम। ठीक है, तो ऑर्डिनरी वाटर में आपको मिलेगा प्रोटियम, इसलिए ऑर्डिनरी वाटर बनता है H2। लेकिन जो हेवी वाटर है इसमें आपको मिलेगा दूसरा मतलब आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, और वो है ड्यूटेरियम, तो इसका नाम आएगा ड्यूटेरियम ऑक्साइड। और जहाँ तक आपको याद होगा, मैंने आपको बोला था कि जो ड्यूटेरियम है इसको मतलब डिस्कवरी उसकी की थी यूरी साहब ने। अगर आपको याद होगा, यूरी साहब ने इसको डिस्कवर किया था ड्यूटेरियम को। तो ड्यूटेरियम जो है उसको डिस्कवर किया था यूरी साहब ने इन 1932। ये भी हमने इस पर बात की थी। अब यहाँ पर मसला खड़ा हो जाएगा, जिस तरह ऑर्डिनरी वाटर हमारे पास है, तो पहले जो क्वेश्चन आएगा वो ये आएगा, हाउ दिस हेवी वाटर इज़, मतलब वायर फ्रॉम दिस इज़ गेटेबल। ये हेवी वाटर कहाँ से आता है, इसकी हम प्रिपरेशन कैसे करते हैं, ये पहला
इशू यहाँ पर खड़ा हो जाएगा, प्रिपरेशन ऑफ हेवी वाटर। तो इसके लिए मैं आपको बोल दूँ, बेसिकली हेवी वाटर जो है, ये हेवी वाटर जो है ये छुपा होता है, हेवी वाटर जो है ये छुपा होता है इन ऑर्डिनरी वाटर, इन ऑर्डिनरी वाटर। तो ऑर्डिनरी वाटर के अंदर ही आपको मिलेगा हेवी वाटर, लेकिन इसकी जो कंसंट्रेशन है इनसाइड द ऑर्डिनरी वाटर वो बहुत ही कम है, बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। तकरीबन अगर 7000 पार्ट्स आप लेंगे नॉर्मल वाटर, तो उस 7000 पार्ट में आपको मिलेगा 1 पार्ट ऑफ हेवी वाटर। आप समझ सकते हैं कि कितना कम है जो हमारा हेवी वाटर है किसके अंदर, ऑर्डिनरी वाटर के अंदर। तो अब इसको हम कैसे वहाँ से खींचते हैं, तो इसको कैसे हम वहाँ से निकालते हैं, इसके लिए जो प्रैक्टिकल सेटअप है वो बिल्कुल आपके सामने है। तो देखिए उस प्रैक्टिकल सेटअप में क्या है, हमारे पास एक स्टील टैंक है, आपके सामने है, ये रही स्टील टैंक। इस स्टील टैंक में हमने यहाँ पर इसको जोड़ दिया है, और यहाँ पर पूरी टैंक जो है वो एक्ट करती है एज कैथोड, और एक निकल एनोड हमने डाला हुआ है इस टैंक के अंदर। तो ये निकल रॉड है, ये एनोड एक्ट करती है, ये स्टील सेल है, और यहाँ से गैसेस बाहर निकलते हैं। तो बेसिकली यहाँ से कैसे प्रोड्यूस होता है हमारा हेवी वाटर, बेसिकली वो प्रोड्यूस होता है फ्रॉम द इलेक्ट्रोलिसिस, फ्रॉम द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ऑर्डिनरी वाटर। तो ऑर्डिनरी वाटर की हम करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। बेसिकली ये भी आपके जहन में पता आपको होगा या नहीं होगा, तो मैं थोड़ा सिंपल करूँगा इसको, क्योंकि पूरा टॉपिक टीडीसी में है। इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब है किसी चीज़ को ब्रेक करना, किसी चीज़ को ब्रेक करना, डिकम्पोज करना बिजली की मदद से, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। तो ऑर्डिनरी वाटर को भी हम ब्रेक डाउन करते हैं और उसकी हो जाती है इलेक्ट्रोलिसिस। देखिए हम क्या करते हैं, जब हम बिजली पास करते हैं इसके अंदर ऑर्डिनरी वाटर हैं, तो ऑर्डिनरी वाटर इस तरह से पहले ब्रेक होता है, हो जाता है, उसको बनता है H पॉजिटिव, इसको मिलता है OH नेगेटिव। ये ऑर्डिनरी वाटर ब्रेक होता है इनटू आयंस, और इस फिनोमेनन को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। फिर उसके बाद क्या, ये लंबी चौड़ी दास्तान है, जो अंदर हेवी वाटर भी हैं, चाहे वो कम ही हो, उसको भी वो भी टूटेगा ड्यूटेरियम पॉजिटिव, और ऐसे इसको बोलते हैं हाइड्रोक्साइड आयन, इसको बोलते हैं डिटेरोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन, डिटेरोक्साइड आयन। तो इस तरह से ये दो चीज़ें अंदर होती है जब आप बिजली पास करते हैं इनसाइड द स्टील सेल, जो ऊपर मैंने आपको दिखाई। अब उसके बाद क्या होता है, आप जानते हैं अंदर कैथोड लगा हुआ है, अंदर एनोड लगा हुआ है, ऐसे पूरी सेल एक्ट करती है कैथोड, अंदर से निकल एक्ट करता है एनोड। अब इतना तो आपको पता है कि जो ये पॉजिटिव है H पॉजिटिव और D पॉजिटिव, ये जाएंगे टुवर्ड्स कैथोड के पास, H पॉजिटिव भी आएगा टुवर्ड्स कैथोड और D पॉजिटिव भी आएगा टुवर्ड्स कैथोड, बिकॉज बोथ आर पॉजिटिव। जो एनोड के पास है उसके पास आएगा OH नेगेटिव और उसके पास आएगा OD नेगेटिव। आपने मतलब लोअर क्लासेस में भी आपने सुना होगा कि, या इवन हायर में भी आप पढ़ेंगे कि जो चार्जड होती हैं स्पेशीज, चार्जड, दे आर ऑलवेज अनस्टेबल। इसलिए H पॉजिटिव भी इस चार्ज को ख़त्म करने की सोचेगा, D पॉजिटिव भी इसकी चार्ज को ख़त्म करने की सोचेगा, एंड लाइक वाइज OH नेगेटिव एंड OD नेगेटिव वो भी अपनी चार्ज को ख़त्म करने की सोचेंगे, बिकॉज एवरीथिंग डज नॉट वांट टू हैव चार्ज इन दिस यूनिवर्स, एवरीथिंग वांट्स टू रिमेन न्यूट्रल। लेकिन चूंकि ये लंबा टॉपिक है टीडीसी में, अब इलेक्ट्रोलिसिस है क्या, कैसे वो होगी। अगर कभी कभी दो आयन होंगे और वो जाएंगे कैथोड के पास, कैथोड इज रिच इन इलेक्ट्रॉन्स, वो इलेक्ट्रॉन इसको भी दे सकता है, इसको भी दे सकता है। तो एनोड जो है वो इनसे चार्ज खींचेगा और ये चारों स्पेशीज न्यूट्रल बन सकती है। लेकिन एक रूल यहाँ पर आपको याद रखना है कि एक कैटायन या एक एनायन अगर उसको न्यूट्रलाइज करना होगा तो न्यूट्रलाइज करने में लगती है बिजली, न्यूट्रलाइज करने में लगती है बिजली। और जिस आयन के लिए वो बिजली कम होगी, जिसको कम लगेगी बिजली, वही पहले न्यूट्रलाइज होगा या वही पहले डिस्चार्ज होगा। जिसको ज़्यादा लगेगी वो इस आयन के मुकाबले में न्यूट्रलाइज नहीं होगा। इसलिए हम चेक करेंगे H पॉजिटिव और D पॉजिटिव में। H पॉजिटिव की जो डिस्चार्ज पोटेंशियल है, यानी कि जो बिजली इसको लगते हैं डिस्चार्ज करने के लिए, दैट इज़ लेस देन D पॉजिटिव। सिमिलरली जो OH नेगेटिव है इसकी भी लेस देन है
OD नेगेटिव। अब कॉमन सेंस की बात है तो कौन होगा न्यूट्रलाइज? H पॉजिटिव होगा न्यूट्रलाइज और OH नेगेटिव होगा न्यूट्रलाइज। तो इस तरह से होंगे न्यूट्रलाइज। तो कैथोड पर H पॉजिटिव क्या करेगा? गेन करेगा इलेक्ट्रॉन और आपको मिलेगा H, और H चूंकि कि नहीं बहुत सारे होंगे, H प्लस H गिव्स H2। इस तरह से H2 गैस बनेगा कैथोड के पास, जो यहाँ से बाहर आएगा, जो मैंने आपको दिखाया था गैसेस, यहाँ से H2 बाहर आएगा। सिमिलरली जो OH नेगेटिव है, मैं 4 को अब लूँगा, ये जब कन्वर्ट होगा, ये कन्वर्ट होगा ट्वाइस वाटर में, और साथ में निकलेगा ऑक्सीजन, साथ में निकलेगा ऑक्सीजन। तो ये इसकी कहानी होगी कहाँ पर? ट्वाइस वाटर और साथ में निकलेगा ऑक्सीजन। ये बाहर जाएगा और इस तरह से यहाँ बनेगा ऑक्सीजन, वो भी बाहर यहाँ से चला जाएगा। इस तरह से जो यहाँ पर ऑर्डिनरी वाटर है, जो उसके दो आयन है, एक उसका आयन है H पॉजिटिव, एक उसका आयन है OH नेगेटिव, दोनों खत्म हो जाएंगे, एक का बनेगा H2, दूसरे का बनेगा O2। इस तरह से धीरे धीरे बिजली पास करते करते सारा ऑर्डिनरी वाटर उड़ जाएगा, और लास्ट टाइम बचेगा क्या? लास्ट टाइम बचेगा, एक बचेगा D पॉजिटिव और बचेगा OD नेगेटिव, जो मिलके जुड़ेंगे, और दोनों से हमारे पास लास्ट में क्या बचेगा? दिस इज़ द हेवी वाटर। तो इस तरह लास्ट में हेवी वाटर या तो बनांच ड्यूटेरियम ऑक्साइड ये हमारे पास बचेगा, क्योंकि बाकी जो भी थे H पॉजिटिव OH नेगेटिव, वो तो उनकी तो होगी न्यूट्रलाइजेशन, बिकॉज दे हैव लेस डिस्चार्ज पोटेंशियल, उनको कम लगती है बिजली न्यूट्रलाइज करने में, वो भाग जाएंगे, और लास्ट में यहाँ पर बनेगा ड्यूटेरियम ऑक्साइड। और ये भी आप याद रखिए, अगर आप लेंगे 2310 लीटर्स ऑफ वाटर, ऑर्डिनरी वाटर, उसमें सिर्फ आपको मिलेंगे 82 ml D2। अब अंदाज़ा कर सकते हैं, ये तो आटे में नमक के बराबर है, उससे भी ये कम है। आप देखिए 2310 लीटर। आप देखिए हमारे घरों में होते हैं सिंटेक्स टंकी, वो 1000 की होती हैं, ऐसे अब 2 टंकियाँ ले ले, उससे भी ज़्यादा अगर आप पानी लेंगे तो कितना है ये वाटर वहाँ से निकलेगा? ओनली 82 ml, जिसको आप एक मामूली से मेजरिंग सिलेंडर से भी या टेस्ट ट्यूब में रख सकते हैं। तो 2 सिंटेक्स टंकियों का ये बनता है हेवी वाटर। इसका मतलब है कि इट मतलब नीड्स अ लॉट ऑफ एफर्ट और इट नीड्स अ लॉट ऑफ मनी। तो बड़ी एग्जॉस्टिव एक्सरसाइज के बाद हमारे सामने आता है हेवी वाटर। ठीक है, अब थोड़ा अगर आप देखेंगे, अब हेवी वाटर तो आपको मिल गया, अब इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है, प्रॉपर्टीज़ 2 किस्म की होती हैं, एक होती है फिजिकल, दूसरी होती है केमिकल। पहले आएंगी इसकी अपीयरेंस। तो जिस तरह नॉर्मल वाटर में आप जानते हैं अपीयरेंस क्या होती है? कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस, तो कोई फर्क नहीं है, सेम एज वाटर, कोई फर्क नहीं, सेम एज ऑर्डिनरी वाटर। फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है अब पहले आपने अपीयरेंस की, फिजिकल प्रॉपर्टी जो इसकी है, तो याद रखिए, गौर से मेरी बात याद रखिए। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में अगर हम बात करेंगे, हम बात करेंगे मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, डेंसिटी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो याद रखिए इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो डिफरेंट होती है फ्रॉम द ऑर्डिनरी वाटर, डिफरेंट होती है। मैं चार्ट की शक्ल में आपको नोट के अंदर दे दूंगा, डिफरेंट होती है। वाई? बिकॉज जो ड्यूटेरियम है जिससे बनता है हेवी वाटर, इट इज़ हेवियर देन जो प्रोटियम होता है जिससे बनता है ऑर्डिनरी वाटर। उससे डिफरेंस आती है किनमें? फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में, जो मैं चार्ट की सूरत में आपको दे दूंगा। ठीक है, उसके बाद जो केमिकल प्रॉपर्टी है जो बिल्कुल आप जानते हैं कि वाटर की हमने पढ़ी केमिकल प्रॉपर्टीज़, तो बिल्कुल जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वाटर, बिल्कुल सेम एज वाटर, जिस तरह वाटर दिखाता है केमिकल प्रॉपर्टी, हेवी वाटर भी दिखाता है सेम टाइप की केमिकल प्रॉपर्टी। सिर्फ एक ही फ़र्क है, जो इसकी केमिकल रिएक्शन है किसकी? D2O की, हेवी वाटर की, दे आर स्लो देन ऑर्डिनरी वाटर, ऑर्डिनरी वाटर से इसकी केमिकल रिएक्शन स्लो है। तो इस तरह से दीज वेयर मेन पॉइंट्स
प्रॉपर्टीज़ के बारे में, मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, अपीयरेंस के बारे में और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में रिगार्डिंग द हेवी वाटर। अब उसके बाद मसला आता है यूज़ ऑफ हेवी वाटर। देखिए आपके सामने यूज़ ऑफ हेवी वाटर, तो जो पहली इसकी यूज़ है आपको पता भी होगी, इसको हम यूज़ करते हैं एज अ मॉडरेटर। एज अ मॉडरेटर किसमें? इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स। इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स। आपको थोड़ा अगर आपको मतलब पता होगा कि जब न्यूक्लियर रिएक्टर को हम लेते हैं, न्यूक्लियर फिजन आपने पढ़ा होगा, उसमें हम लेते हैं यूरेनियम का जो आइसोटोप होता है 235 वाला, उस पर हम डालते हैं न्यूट्रॉन्स, तो वहाँ और प्रोड्यूस होते हैं फिर न्यूट्रॉन्स, तो उस तरह से वो चेन रिएक्शन बनती है और उससे बनता है एटम बम। लेकिन अगर हम इसी रिएक्शन को एक मतलब कंट्रोल्ड अंदाज में करेंगे तो फिर उसी का नाम आता है न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या होता है, जो न्यूट्रॉन्स होते हैं जिनसे सारा मामला होता है, यानी दीज आर द प्रोजेक्टाइल्स जो हेल्प करते हैं टू इनिशिएट द न्यूक्लियर रिएक्शन। अगर इनकी स्पीड ज़्यादा होगी, स्पीड हाई होगी, तब हम उस चेन रिएक्शन को सस्टेन नहीं कर सकते, हम उसको अच्छी तरह नहीं चला सकते। इसलिए वो न्यूट्रॉन्स को स्लो डाउन करना होता है ताकि स्लो उनकी स्पीड हो जाए, जिससे हम उस चेन रिएक्शन को सस्टेन कर सकते हैं, उसको आराम से चला सकते हैं। तो उन न्यूट्रॉन्स को कंट्रोल करने के लिए, स्लो करने के लिए हम यूज़ करते हैं हेवी वाटर, इसलिए इसको हम यूज़ करते हैं मॉडरेटर। तो ये इसका सबसे बेहतरीन यूज़ है इन केस ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स। इट इज़ यूज्ड एज ए moderator in the nuclear reactors to slow down the speed of हाई स्पीड न्यूट्रॉन्स, उनको स्लो करने के लिए ताकि रिएक्शन सस्टेन हो जाए। ठीक है। दूसरा जो इसका यूज़ है, इसको हम यूज़ करते हैं एज ए ट्रेसर। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको आएगी, इसके लिए आपको तो आपके जहन में होगा कोई रिएक्शन हमारे पास है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, उसका मैकेनिज़्म आपको जानने की कोशिश करनी है। मैकेनिज़्म, फिर मैकेनिज़्म में हम जानते हैं कि मैकेनिज़्म में क्या हुआ, कौन सा बॉन्ड टूटा, कौन सा बॉन्ड बना, और रिएक्शन पहले किस स्टेप से किस स्टेप में चली गई, उसके बाद कौन स्टेप आ गया। तो आखिर अंदर तो कोई बैठा नहीं है जो ये सारा कुछ देख रहा है, ये तो हम ऊपर से वाच करते हैं, फिर हम एक मैकेनिज़्म ड्राफ्ट करते हैं। बेसिकली वो मैकेनिज़्म आता कहाँ से है, उस मैकेनिज़्म को निकालने के लिए हम हेवी वाटर को ही यूज़ करते हैं। इसको हम एक ट्रेसर की तरह उस रिएक्शन में डालते हैं। तो ये जो D2 है, हेवी वाटर जो है, ये बिल्कुल हमें एक, चूँकि मतलब TDC में तो आपको ज़्यादा ही समझ आएगा क्योंकि वहाँ पर आपको मैकेनिज़्म पढ़ना है, तो बेसिकली ये रिएक्शन में जाता है, हम इसी को फॉलो करते हैं, इसी D2O को, और फिर देखते हैं कि ये D2O किससे मिला, ये D2O कहाँ कहाँ से गुजर गया। तो इसी को फॉलो करके हमें रिएक्शन मैकेनिज़्म समझ आता है कि किस रिएक्शन में क्या हुआ, पहले कौन सा बॉन्ड टूटा, उसके बाद कौन सा कंपाउंड बना, फिर उसके बाद कौन सा कंपाउंड बना, तो लास्ट में कौन सा प्रोडक्ट मिल गया। तो एक ट्रेसर की तरह हम उसको बिल्कुल दिखाते कि क्या हुआ है रिएक्शन वेसल के अंदर, क्या मैकेनिज़्म हुआ। लेकिन इसकी पूरी जो मतलब कहानी है, जो यहाँ पर मैं शॉर्टकट करूँगा, वो TDC में आपको पढ़ना ही है, रिएक्शन मैकेनिज़्म ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो आपको समझ आएगा कि ये जो ट्रेसर कंपाउंड है D2O, ये छो अस हावान बराबर कि रिएक्शन मज कत पॉइंटस पे क्या गसान, कुछ बॉन्ड फुटान तो कुछ बॉन्ड बनान। लेकिन इसके लिए इंशाल्लाह TDC का ही मामला ठीक रहेगा, वहाँ पर इसको देखेंगे। इतना यहाँ पर आपको याद रखना है कि मतलब ये मैकेनिज़्म को मतलब एक्सप्लेन करने में हमारी मदद करता है कि व्हाट हैपेंड इनसाइड द केमिकल रिएक्शन। इसके बाद एक और इसका यूज़ है जिसको हम बोलते हैं एक्सचेंज रिएक्शन। एक्सचेंज रिएक्शंस याद रख लीजिए, हमारे पास कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास कभी ऑर्डिनरी हाइड्रोजन होता है जो लिंक होता है एक हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ। ऑर्डिनरी हाइड्रोजन लिंक्ड टू हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, अगर उस पर आप हेवी वाटर फिर ऐड करेंगे तो उस हाइड्रोजन को ड्यूटेरियम से रिप्लेसमेंट होती है। एग्जांपल ये रही, अगर मेरे पास होगा NaOH, अब देखिए ये H ये O के साथ लिंक्ड है, O इज़ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो अगर इसको हम D2 ऐड करेंगे तो आप देखेंगे इस H को D रिप्लेस करेगा, आपको मिलेगा NaO और D प्लस आपको मिलेगा HDO।
आप देख सकते हैं ये डी आया एच की जगह, इसको हम बोलते हैं सोडियम डिटेरॉक्साइड, सोडियम डिटेरॉक्साइड। लाइकवाइज मेरे पास एक और एग्जांपल है, अगर अमोनिया होगा प्लस करेंगे इसको D2O से, करेंगे H लिंक करें N के साथ, N साइड इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो आपको मिलेगा NH2 और यहाँ पर D आएगा। ठीक है, अगर आप फिर इसको करेंगे डालेंगे D2 तो फिर एक H को जाना पड़ेगा, आपको मिलेगा NH, आपको मिलेगा D2। अगर फिर इसको आप D2 से करेंगे तो आपको मिलेगा ND3, ND3 आपको मिलेगा। यानी सारे मतलब जो है ये H को रिप्लेस किसी हो गई, वो D से रिप्लेस हुई है। तो इन केस ऑफ दोज रिएक्शंस जहाँ पर H लिंक्ड होगा विथ स्ट्रांगली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो वहाँ पर हेवी वाटर का जो ड्यूटेरियम है वो इस H को रिप्लेस करता है। ठीक है जी। तो उसके बाद जो लास्ट में हमारे पास इसका ये मतलब एक और आएगा रिएक्शन, वो ज़रा आप सुनिए कि वो रिएक्शन क्या है। ठीक है जी, देखिए वो है फॉर्मेशन ऑफ डिटोरेटस। आपने नाम सुना होगा हाइड्रेटस, जहाँ पर वाटर साथ होगा, जिस तरह हमने पढ़ा था CSO4 5 टाइम्स वाटर, MgSO4 7 टाइम्स वाटर, ऐसा। लेकिन यहाँ पर आएगा डिटोरेटस, तो वो ज़रा देखिए वो कैसे बनते हैं। अगर मेरे पास होगा एल्युमिनियम कार्बाइड प्लस इसको मैं डालूंगा 12 टाइम्स DTO, तो क्या बनेगा, हमको मिलेगा 3CD4 प्लस हमको मिलेगा 4 टाइम्स AlOD होल थ्राइस। आप देख सकते हैं कार्बन के साथ क्या आ गया, कार्बन के साथ होना चाहिए था H, तो बनता मीथेन, लेकिन इसका नाम आएगा डिटीरोमीथेन, डिटीरोमीथेन। और ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलते हैं डिटरेट्स, डिटीरोमीथेन। इसी तरह से अगर मेरे पास होगा SO3, अगर मैं इसको D2O करूँगा ऐड, तो आपको मिलेगा D2SO4, इसको बोलते हैं डिटीरो सल्फ्यूरिक एसिड। तो आप देख सकते हैं कि जब भी हम हेवी वाटर को मिलाते हैं किसी कंपाउंड के साथ, तो वहाँ पर हाइड्रोजन जैसे ही कंपाउंड बनते हैं, लेकिन वहाँ H नहीं होता है, D होता है, और उन कंपाउंड्स को बोलते हैं डिटोरेट्स। और इसी तरह से जो मैं आपको बोला था वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, तो कभी कभी हमको मिलता है हेवी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो क्या होगा इसमें, आप ज़रा देखिए, हमारे पास CSO4 है, अगर इसको आप ऐड करेंगे प्लस 5 टाइम्स DTO, तो आपको मिलेगा CSO4 5 टाइम्स DTO। बिल्कुल जो हमारे पास 5 टाइम्स वाटर था, यहाँ पर आएगा 5 टाइम्स DTO। इसको बोलते हैं हेवी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, तो इस तरह से प्रॉपर्टीज ऑफ हेवी वाटर और लास्ट में हम मतलब यूज ऑफ हेवी वाटर इज ओवर, लेकिन लास्ट में आएगा इट इज़ बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस। आखिर इस हेवी वाटर की बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है, उस पर हम बात करेंगे। देखिए बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस में कुछ अजीब सी चीज़ें हैं जो लोगों ने रिपोर्ट की हैं। जो पहली चीज़ है कि अगर हाई कंसंट्रेशन होगी हेवी वाटर की, तो इट रिटार्ड्स ग्रोथ ऑफ टोबैको सीड्स, ये भी आप याद रखिए कि अगर इसकी ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी इट कैन किल फिशेस, इट कैन किल माइसेस, इट कैन किल टैडपोल्स। तो ये मारता है मतलब इन जानवरों को, जिसमें आता है टैडपोल्स आती है, स्मॉल फिशेस आती है, या माइस आता है। लेकिन इसमें कुछ जर्मिसाइडल प्रॉपर्टीज़ भी हैं, जर्मिसाइडल प्रॉपर्टीज़ वो भी इसमें देखी गई है। ये जर्म्स को मारता है और इसमें
बैक्टीरिसाइड प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, ये बैक्टीरिया को मारता है। बैक्टीरिसाइड प्रॉपर्टीज़ जो भी इसमें है। और ये भी आप याद रखिए, अगर स्मॉल कंसंट्रेशन इसकी होगी वाटर में, स्मॉल कंसंट्रेशन, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा से ये प्रॉब्लम करता है। अगर स्मॉल होगी तो उससे वेजिटेबल ग्रोथ अच्छा हो सकता है, गुड वेजिटेबल ग्रोथ वो ज़्यादा हो जाता है, वेजिटेबल ग्रोथ ज़्यादा होता है। और ये भी आप जान लीजिए, कुछ मोल्ड जो होते हैं, मोल्ड्स, वो ग्रो करते हैं गुड, दे ग्रो गुड इन D2 देन H2। तो ये भी हमने इसमें दिखाया है कि मतलब अगर ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी तो फिर रिटार्ड करता है टोबैको के सीड्स की ग्रोथ, एवं स्मॉल फिशेस को मारता है, माइसिस को मारता है, टेडपोल्स को मारता है। लेकिन ये भी देखा गया है कि इसमें जर्मिसाइडल प्रॉपर्टी या बैक्टीरियासाइड प्रॉपर्टी भी आती है। स्मॉल कंसंट्रेशन में वेजिटेबल ग्रोथ इससे अच्छी होगी, और मोल्ड जो होते हैं वो इसी में ग्रो करते हैं ज़्यादा एज कम्पेयर टू ऑर्डिनरी वाटर। ठीक है, तो लास्ट में एक स्पेशल मैं आपको बोलता हूँ, एक और वाटर हमारे पास है जिसको हम बोलते हैं पॉली वाटर। ठीक है, इसको हम बोलते हैं एनॉमलस वाटर। एनॉमलस वाटर गौर से सुनिए, बहुत ही अच्छा है और बहुत ही आसान है। कभी कभी क्या होता है कि एक वाटर हमारे पास आता है जिसकी डेंसिटी, विस्कोसिटी आर मोर देन ऑर्डिनरी वाटर। लेकिन क्यों? बेसिकली इसमें होती हैं ड्यू टू presence of certain colloidal impurities। इसमें कुछ impurities होती हैं जिसकी वजह से इसकी प्रॉपर्टीज बदलती हैं, इसलिए ऐसे वाटर को हम बोलते हैं मतलब पॉली वाटर या एनॉमलस वाटर। और ये क्यों होता है? क्योंकि इसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ होती हैं जिससे इसकी डेंसिटी, विस्कोसिटी या और जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है उनमें चेंज आती है एज कम्पेयर टू ऑर्डिनरी वाटर। और अगर आपको मतलब कोई बोलेगा व्हाट इज़ हेवी वाटर, तो आप उसको जट से बोलेंगे D2O, जो आपके सिलेबस में है। लेकिन हेवी वाटर की और भी बहुत सारी किस्में हैं, तो मैं वो किस्में आपको दे दूंगा। और हेवी वाटर नाम तब आएगा जब हेवी आइसोटोप यूज़ होगा हाइड्रोजन का। अगर D2 नहीं होगा, अगर आपको H होगा, O होगा और D होगा, ठीक है, यानी H तो है ही वाटर का, लेकिन एक D आ गया, यहाँ तो दोनों D है लेकिन यहाँ एक H एक D, इसको भी नाम आएगा हेवी वाटर। इसी तरह से अगर HO आएगा, O आएगा और T आएगा, तो T इज ट्राइशियम, इसका नाम भी आएगा हेवी वाटर। तो एक का नाम आएगा हॉट, एक का हॉट, एक आएगा ऐसे भी जो आपके पास भी है D2O, DOD, ये भी हमारे पास है। एक और आएगा DOT, एक ड्यूटेरियम एक ट्राइशियम, एक और आएगा TOT। अगर ये भी आएगा तो इसका नाम भी आएगा हेवी वाटर। लेकिन जो ज़्यादा हम यूज़ करते हैं, जिसकी चर्चा ज़्यादा होती है, वो है D2। इस तरह से हेवी वाटर की मतलब जो प्रिपरेशन थी और जो उसकी प्रॉपर्टी और यूज़ थी, इस पर बात हो गई। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में एक और टॉपिक पर बात करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।